आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुशांत केस को लेकर लगातार मेगा कवरेज जारी है और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से इस मामले में 3 एजेंसियां कर रही हैं। सवाल बहुत बड़ा ये कि शनिवार ने कराई शौविक की गिरफ्तारी, अब रविवार को है क्या रिया की बारी। रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंची और अब मुश्किल चौतरफा घिर गई है रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल, क्योंकि रिया जिससे 20 सवाल की लिस्ट तैयार करके रखी है एनसीबी, और बार बार वो सवाल पूछेगी क्योंकि बार बार एनसीबी को लग रहा है कि रिया झूठ बोलेंगी, क्योंकि शौविक से भी कई बार सवाल करने के बाद रिया की गिरफ्तारी होनी तय है। तो आप इस पे पैकेज देखिए, ये रिपोर्ट देखिए कि कौन कौन से वो 20 सवाल हैं जो रिया से एनसीबी पूछेगी। एनसीबी ने आज सवेरे ही जो है उसको समन्स इशू किया है। रिया इस वक्त निकल रही है, रिया जो है इस वक्त निकल रही है। 2 गाड़ियां जो है यहाँ मुंबई पुलिस की आई थी। रिया गिरफ्तारी हो सकती है, बताइए रिया जवाब दीजिए। रिया रविवार का दिन यानी हर आदमी के आराम का दिन, लेकिन रिया एंड फैमिली पर रविवार का दिन तब और भारी पड़ गया जब चक्रवर्ती परिवार का बेटा तो पहले ही एनसीबी के कब्जे में था, लेकिन सुबह सुबह करीब 8 बजे एनसीबी के 10 अफसर 3 गाड़ियों में लैस होकर रिया के घर आ धमके और उन्हें समन थमा दिया। देखिए, रिया चक्रवर्ती के घर पे जो है यहाँ पर अभी 2 पुलिस महिला कांस्टेबल जो है घर पे गई है और अब से कुछ ही देर में जो है रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर जाने के लिए निकलेगी और यहाँ उसकी पूछताछ होगी और अब उसकी गिरफ्तारी जो है तय मानी जा रही है। इसके बाद एनसीबी ने रिया के सामने 2 ऑप्शन रखे, कहा कि या तो वो साथ चले या तो खुद जांच में सहयोग करते हुए एनसीबी दफ्तर आ जाएं। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से ड्रग्स लिया जाता था। उसके बाद में जो है एनसीबी ने आज सवेरे ही जो है उसको समन्स इशू किया है। अब सिर्फ कुछ देर की बात है जब पूरा चंडाल चौकली जो था चक्रवर्ती खानदान का, वो अब पूरा सामने आ ही गया है कि किस तरीके से जो है ड्रग्स का सेवन किया जाता था। रिया के घर से लेकर एनसीबी दफ्तर तक चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और वो सुबह से पल पल की खबर दे रही है। अगर मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगी तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी इन्होंने डिमांड की थी और यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो एक गाड़ी है वो यहाँ पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती के लिए, जहाँ पर सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन में सिक्योरिटी मांगी गई थी। वहाँ सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं पुलिस के सीनियर अधिकारी। इंडिया न्यूज लगातार रिया के घर के बाहर रिया का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एनसीबी ने रिया को 11 बजे तक एनसीबी दफ्तर आने का समन दिया था, लेकिन रिया 10 बजे के बाद भी घर से नहीं निकली और इस बीच ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद ही रिया एनसीबी दफ्तर जाए। सर, आप आए रिया चक्रवर्ती के लिए? आप पुलिस की गाड़ी में आए सर? रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी देने के लिए सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी है, वो इस एस्कॉर्ट वैन में आए थे और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर बताइए, आप कितने बजे आपको कहा गया कि रिया को लेकर जाना है? सर बताइए, जो क्यों चुप है आप बताइए। यार पुलिस गाड़ी क्यों चुप है आप बताइए। लेकिन इसी बीच रिया के फ्लैट के कंपाउंड के अंदर मुंबई पुलिस की 3 गाड़ियों में सवार होकर 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी जमा होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन जो है लगातार यहाँ लगी है। 1 नहीं बल्कि 5 पुलिस की वैन जो है आज यहाँ तैनात है और 5 पुलिस की वैन जो है यहाँ लगी हुई है। एस्कॉर्ट वैन में जो है अधिकारी भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस के अधिकारी भी जो है इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और साथ में ही जो है एस्कॉर्ट वैन में जो है यहाँ से निकलेगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस ही पुलिस यहाँ छाई हुई है। 5 पुलिस की गाड़ी यहाँ निकले। जिस तरीके से गाड़ी जो है अभी फिलहाल जो है अंदर जा रही है और जो है यहाँ कुछ ही देर में जो है रिया चक्रवर्ती जो है यहाँ से निकलेगी। और इसी बीच 11 बज गए, लेकिन रिया अभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकली थी। रिया के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था और रिया बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, लेकिन एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को भरोसा था कि रिया जरूर आएंगी। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. और फिर हुआ वही, रिया अपने घर से निकल गई। रिया अपने ड्राइवर और कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बैठकर एनसीबी दफ्तर के लिए सुबह 11:10 पर अपने घर से निकली। रिया निकल रही है, आप देखिए सीधे देखिए उसने पिंक कलर का जो है टी शर्ट में रिया निकल गई है, रिया निकल रही है, आप देखिए
के सीधे तस्वीरों में रिया जाकर अपनी गाड़ी में बैठ रही है। रिया ने आज जो है पिंक कलर का जो है टॉप पहना हुआ है और साथ में ही जो है उसने पोनीटेल आज बांधा हुआ है, बाल उसे छोड़े नहीं है और जो है रिया अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गाड़ी जो है उसकी फिलहाल निकल रही है। और यहाँ आप देखें कि किस तरीके से जो है पुलिस की 2 वैन जो है आज यहाँ पहुंची हुई है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। पुलिस की टीम भी 2 गाड़ी जो है फिलहाल जो है और वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और अब से जो है वो अपनी गाड़ी में रिया इस वक्त निकल रही है। रिया जो है इस वक्त निकल रही है। 2 गाड़ियां जो है यहाँ मुंबई पुलिस की आई थी वो अभी यहाँ से निकल रही है, अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और सीधे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जाएगी। और इसके बाद करीब पौने घंटे का रास्ता तय कर दोपहर 12 बजे रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची। रिया जैसे ही एनसीबी दफ्तर पहुंची वैसे ही वहां पहले से मौजूद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछताछ शुरू कर दी। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए 20 सवालों की लिस्ट तैयार की है। सवाल नंबर 1, किसके साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी? सवाल नंबर 2, क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती थी? सवाल नंबर 3, मोबाइल व्हाट्सएप चैट पर आपकी सफाई क्या है? सवाल नंबर 4, आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? सवाल नंबर 5, शौविक के साथ चैट्स में किसके लिए बर्ड्स की डिमांड कर रही थी? सवाल नंबर 6, पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? सवाल नंबर 7, क्या आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था? सवाल नंबर 8, सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, आपको कब पता चला? सवाल नंबर 9, सुशांत को ड्रग्स लेने से क्यों नहीं रोका? सवाल नंबर 10, भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। तो सिलसिलेवार तरीके से आपने देखा सुबह से क्या कुछ घटनाक्रम रहा, कैसे एनसीबी की टीम सुबह सुबह पहुंच गई, फिर रिया चक्रवर्ती को ऑफिस लेकर पहुंची और फिर अब करीब करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सवालों की लंबी फेहरिस्त है, 20 सवाल तैयार किए गए हैं, लेकिन निष्ठा सवाल बहुत बड़ा ये भी कि 20 सवालों से अलग भी कुछ सवाल रिया चक्रवर्ती से हो सकते हैं। एलन राव साहब शायद हमें बेहतर बता पाएंगे। साथ ही साथ सचिन भल्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलन राव सर, और संदीप शर्मा कानूनी मामलों के जानकार वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव सर, 20 सवालों की लिस्ट की रिपोर्ट हमने दिखाई, ये 20 सवाल तो होंगे ही, लेकिन जब 3 अधिकारी बैठे होंगे, रिया सवालों के जवाब दे रही होंगी, उन जवाबों में से भी कुछ सवाल तो बने होंगे। बताए हैं उन सवालों का ठीक है आपने अंदाजा लगा के बता दिए होंगे, लेकिन कभी भी इंटरोगेशन में कोई सेट नहीं होता है कि यही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरोगेशन में जो सवाल का उत्तर आता है उसके बाद ही सवाल का चेंज हो जाना जरूरी है। मान लो किसी पर्टिकुलर सवाल का उत्तर कुछ आया है तो उसके बाद जरूरी नहीं है अगला सवाल वही जो आपने लिस्ट में कोई पूछाएगा उस उत्तर के हिसाब से दूसरा सवाल पूछा जाएगा। तो बेसिक आइडिया इंटरोगेशन का यह है कि जो कोरोबरेटिव एविडेंस है, जो पुराने लोगों ने जो क्वेश्चन बताया है, उसके बाद पुलिस जो पूछ कर उसको कोरोबरेशन करने के लिए उससे इंटरोगेशन में जो बात पूछेगी वो सवाल एक्चुअल में पूछे जाएंगे। ये बात ठीक है, आपने अंदाजे से ये कुछ सवालों के अंदाजा कोई भी लगा सकता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि इंटरोगेशन करते वक्त जो 2-3 ऑफिसर्स अपने आपस में मंत्रणा भी करते हैं। ठीक है, एलन राव जी एक चीज और जानकारी दीजिए दर्शकों को कि रिया पे अगर नारकोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो वो कौन कौन सी धाराएं होंगी, और अगर जेल होती है तो किन किन धाराओं में मतलब कितने साल की जेल हो सकती है? ये सवाल आपसे है एलन राव सर। एलन राव सर आपसे ही है। देखिए ये जो सेक्शंस हैं इसमें धाराएं जो मैं समझता हूँ एनसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है वो 27A है। इसमें 27A सेक्शन है कि जिसमें अगर कोई फाइनेंस करता है किसी नारकोटिक ड्रग की सप्लाई के लिए या उसके लिए पैसा देता है और ये सबूत मिल जाता है कि ये फाइनेंस किया जा रहा है। इसके बाद 28 सेक्शन है कि उसमें अटेम्प्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात खूबी इस एनडीपीएस एक्ट में ये भी है कि इस ऑफेंस का अटेम्प्ट करना भी ऑफेंस है 28 में, और 29 में अबेटमेंट किसी को उकसाना और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि ऐसा काम करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी की जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब लोगों को मिलाने के बाद में जो ये सारे ऑफेंसेस हैं इसमें डिपेंड करता है कौन। इन तीनों ऑफेंसेस में सजा अलग अलग है और इसमें कॉन्स्पिरेसी में सजा है
10 साल तक की सजा है, तो ये सीरियस ऑफेंस है। इसलिए इसमें अगर इस सेक्शन में अगर अरेस्ट किया जाएगा तो इसमें सजा 10 साल तक है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। ये डिपेंड करता है कौन से ऑफेंस में। लेकिन ये जो रिया उसके वकील की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है संदीप जी, रिया पहले खुद को डिफेंड करती रही, हर आरोप को नकारती रही, लेकिन आज जो सरेंडर करने वाला है, जो इमोशनल कार्ड हमने देखा है सुबह से, और वो भी प्यार के बहाने, वकील कह रहे हैं, रिया की बॉडी लैंग्वेज में नजर आया, कल उनके पिता की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया, पहले डिफेंड करती रही, नहीं मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, मैंने सुशांत को ड्रग्स कभी नहीं दी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई, अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए ये कहा है कि प्यार करने का, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी इसके पीछे हो सकती है। कभी भी सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, संदीप सामने जी, संदीप जी, में कभी भी सस्पेक्ट अगर झूठ बोलता है तो और चीजों के साथ कन्फ्रंट किया जाता है ताकि उसको उस सच्चाई संदीप पर जी को लाया आवाज जाए। नहीं मिल रही है क्या? चलिए संदीप जी से पूछेंगे। एलन राव सर, मेरा सवाल संदीप जी से था। इस बीच शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम, आपको लग रहा है कि अभी जो जांच चल रही है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग राय उनकी है, कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि इतने सारे पेज इस केस में फिलहाल शामिल हैं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। है कि अगर कोई केस की बात होती है उस पर तो मल्टीपल एंगल्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन होती ही है। जहां तक बात मर्डर इन्वेस्टिगेशन की है, हाँ 100% चल रही है। अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो वो अलग अलग दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन है। एक साइड इन्वेस्टिगेशन मर्डर को लेकर जा रही है, वहां पर उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सारी चीजों का देखरेख किया। इसके अलावा दूसरी तरफ नार्कोटिक्स का अगर एक एंगल आया तो वहां पर भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके अलावा ईडी एक अलग एंगल में पूछताछ कर रही है पैसे को लेकर, और एक और एंगल में अगर पूछताछ चल रही है तो वो है कि जो नेपोटिज्म और खास तौर पर किस तरह से इस मर्डर के पीछे, थ्योरी के पीछे कौन था। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो क्लियर कट चीजें सामने निकल कर आई वो नार्कोटिक्स की आई। तो ऐसा नहीं है कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही, 100% चल रही है। और एजेंसियां जांच तो आगे बढ़ा रही हैं, और जैसे जैसे जांच में जो जो तथ्य सामने आएंगे वो शेयर किए जाएंगे हमारे साथ। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को पहले ही दिन से इतनी तकलीफ क्यों रही सीबीआई जांच को लेकर? उन्हें क्यों लगता रहा कि मुंबई पुलिस तो सफिशिएंट है इस केस की जांच करने के लिए? इस केस में जो कि एक मिस्ट्री बन चुका है आज के दिन में, पक्ष विपक्ष और बिहार इलेक्शन से जोड़कर इसे बार बार क्यों देखा जाता रहा? देखिए, कोई इसको बिहार इलेक्शन से जोड़कर देखना चाहता है, देखता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये एक चीज एक बहुत क्लियर है कि 65 दिनों में जो बुश ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया, या फिर यूं कहिए कि उसको करने के लिए उसको फोर्स किया गया, वो कहीं ना कहीं सख्ते में जरूर आते हैं। आप एक चीज देखिए, नार्कोटिक्स का एंगल सिर्फ 3 दिन में आ गया। क्या रिया का फोन और शौविक का फोन पुलिस की गिरफ्त में नहीं था? क्या उन्होंने वो नहीं चेक किया? क्या उनके कॉल डिटेल्स नहीं खंगाले? लेकिन उन्होंने इस एंगल को जानबूझकर दबाए रखा, या फिर सरकार ने कहा कि इंटेंशनली कि इसको दबाकर रखो ताकि वो ड्रग पेडलर्स या ड्रग लेने वाले या इस केस को महाराष्ट्र की सरकार ने दबा के रखा। सचिन भल्ला जी, बार बार महाराष्ट्र की सरकार इस केस को दबा रही है, बार बार दबाने के आरोप लग रहे हैं। मुंबई पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, और जो नैरेटिव रिया चक्रवर्ती का है वही नैरेटिव महाराष्ट्र सरकार का भी है। सचिन भल्ला जी, देखिए, नार्कोटिक्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है। नार्कोटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है। नार्कोटिक्स का नाम लेते ही क्रिमिनल हो या कोई लोकल आदमी हो, उसमें डर का एक माहौल सा पैदा हो जाता है। तो रिया जो है, रिया को भी डर है कि नार्कोटिक्स में कहीं ना कहीं वो फंस ना जाए। और दूसरी बात, आपने महाराष्ट्र सरकार की बात करी, तो महाराष्ट्र सरकार हो या कोई भी हो, वो अपने एंगल पे, अपने एंड तक, अपने एरिया का कोई भी न्याय के लिए या कोई केस है तो वो अपने आप हैंडल करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन पहली बार हुआ है कि जो महाराष्ट्र सरकार मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी शक के घेरे में आ रही है, और वहां की जो न्याय प्रणाली भी शक के घेरे में आ रही है। उसके बाद आज जो पता लग रहा है कि रिया अपने आप में एक इमोशनल कार्ड खेलने के लिए कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड नहीं है, वो एक डर का माहौल है। नार्कोटिक्स नाम ही एक ऐसा है। मेरे बड़े भैया डर का माहौल होता है, तो किया हुआ जुर्म कबूल लिया जाता है सर।
इस तरह भटकाया नहीं जाता, इस तरह इमोशनल कार्ड नहीं खेला जाता। जब तो डर सर, होता है तो वही इंसान सच मेरी बोल देता बात है, सुनिए, वो बताता आप है कह कि रही है उसने क्या love किया angle- क्या नहीं किया। खैर देखिए, वो जांच का love विषय है, angle- उस पर हम कोई टिप्पणी करेंगे नहीं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे केस में जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो वाकई परेशान इसलिए वाकई। करते हैं कि सीबीआई जांच से उन्हें ऐतराज था, उनके लिए मुंबई पुलिस सफिशिएंट थी। लेकिन साथ ही साथ अब जो ये पूरा केस संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत दिख रहा है, उसको देखकर भी तकलीफ होती है। शायद निष्पक्ष तरीके से जांच करवानी भी चाहिए थी, इनिशिएटिव लेना भी चाहिए।